नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदय सिंह नेहरा लर्निंग क्लासेज। हम पढ़ रहे हैं रुद्धोष्म विचुंबकन। इसके पहले भाग में हमने जाना कि रुद्धोष्म विचुंबकन में किस प्रकार से उपकरण व्यवस्था की जाती है और क्या विधि है। अनुचुंबकीय लवण लिया जाता है जिसका प्रारंभिक ताप कम किया जाता है और उसके बाद उसका रुद्धोष्म विचुंबकन किया जाता है जिससे ताप कम हो जाता है। इसके दूसरे पार्ट में अब हम जानेंगे इसकी थर्मोडायनेमिक्स, रुद्धोष्म विचुंबकन की ऊष्मागतिकी, अर्थात ऊष्मागतिकी के आधार पर हम इसकी कैसे व्याख्या कर सकते हैं कि ये टेम्परेचर किस प्रकार से कम होता है। देखिए, माना नलिका ए में अनुचुंबकीय लवण चुंबकीय क्षेत्र बी लगाने पर उसमें चुंबकन तीव्रता I प्रेरित हो जाती है। आपने उपकरण देखा था जिसके अंदर ये देखिए, यहाँ हमारा ये उपकरण है जिसके अंदर ये लवण रखा है और इसमें हम अचानक से पहले इसको चुंबकित करते हैं और फिर चुंबकन क्षेत्र अचानक से हटा लेते हैं और रुद्धोष्म रूप से विचुंबकन करते हैं। तो होता क्या है, नलिका ए में अनुचुंबकीय लवण जो है उसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र बी लगाने से उसमें मैग्नेटाइजेशन उत्पन्न होगा, चुंबकन तीव्रता I प्रेरित होगी। अतः अनुचुंबकीय लवण पर किया गया कार्य dW डैश ये होगा PdI। यहाँ थोड़ा समझिए, dW बराबर F डॉट dr होता है कार्य बल गुणा विस्थापन, और अदिश गुणनफल के रूप में हम लें तो F डॉट dr विस्थापन में किया गया कार्य। यहाँ बल का कार्य कौन कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र बल का कार्य कर रहा है। dr विस्थापन का कार्य dI यानी मैग्नेटाइजेशन, जो स्मॉल मैग्नेटाइजेशन है वो। तो अनुचुंबकीय लवण पर चुंबकन क्षेत्र हमने लगाया, चुंबकित उसको किया, इसमें उस पर किया गया कार्य क्या होगा? BdI। अब ये कार्य हमने किया तो लवण द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? -BdI। अब हम थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ लगाएं तो वो कहता है dQ बराबर du प्लस dW, अर्थात दी गई ऊष्मा, निकाय को दी गई ऊष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है और बचा हुआ हिस्सा परिवेश के विरुद्ध किए गए कार्य में काम आता है। यहाँ जो dW है वो पदार्थ के द्वारा किया गया कुल कार्य है। इसमें यांत्रिक कार्य PdV के साथ साथ चुंबकन के कारण किया जाने वाला कार्य भी शामिल है, दोनों कार्य शामिल है। तो dW बराबर क्या होगा? PdV और -BdI। ये माइनस है क्योंकि लवण द्वारा किया गया कार्य हमने लवण पे किया है तो लवण द्वारा किया गया कार्य माइनस, तो टोटल कार्य ये हुआ। ये यांत्रिक कार्य को दर्शाता है PdV और -BdI ये चुंबकन के कारण कार्य को दर्शाता है। परंतु ठोसों में आयतन परिवर्तन नगण्य होता है। आयतन परिवर्तन नगण्य होता है यानी dV 0 है, अतः बाह्य दाब के विरुद्ध किया गया कार्य 0, तो यांत्रिक कार्य शून्य हो जाता है। तो dW बराबर यहाँ आया -BdI। तो हमारा समीकरण क्या बन गया? dQ बराबर du माइनस BdI, इक्वेशन नंबर 1। परंतु ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से हम जानते हैं कि dQ बराबर TdS, जहां T एब्सोल्यूट टेम्परेचर और ds क्या है? एंट्रोपी में परिवर्तन। यदि ये मान हम सब्स्टिट्यूट कर दें एक में तो TdS इक्वल टू du माइनस BdI। अब प्रिय विद्यार्थियों, बेहद इम्पोर्टेंट लाइन है ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है इस पूरी थर्मोडायनेमिक्स को समझने की। इसको बड़े अच्छे से आप समझ लें, यहीं से पूरी आगे चलेगी। सामान्य ऊष्मागतिक समीकरण क्या होता है? फर्स्ट और सेकंड लॉ को मिलाएं तो वो होता है अपने पास TdS बराबर du और प्लस PdV। ये होता है ऊष्मागतिक निकाय के लिए। यहाँ हमारा चुंबकीय निकाय है। इन दोनों में अंतर देखिए और सिमिलरिटी देखिए। TdS की जगह TdS है, du की जगह du भी है, लेकिन P की जगह क्या है? P की जगह है हमारे पास -B। P की जगह है -B और
डी वी, वी की जगह है आई, आयतन की जगह तो आई है मैग्नेटाइजेशन वॉल्यूम की जगह, और प्रेशर की जगह क्या है, चुंबकीय क्षेत्र विद नेगेटिव साइन, P की जगह -P। अब देखिए, हम किसी उष्मागतिक निकाय के जब व्यवहार की व्याख्या करते हैं तो हम उष्मागतिक चरों को काम में लेते हैं। हमारे पास कितने उष्मागतिक चर होते हैं, 4, P, V, T और S। ये 4 उष्मागतिक चर होते हैं जो किसी उष्मागतिक निकाय के व्यवहार की व्याख्या करते हैं। अब चुंबकीय निकाय में क्या फर्क पड़ जाएगा, T और S तो यहाँ भी हैं सेम दोनों, लेकिन P और V की जगह क्या आ जाएंगे, P को रिप्लेस करेंगे हम -B से और V को रिप्लेस करेंगे I से, मैग्नेटाइजेशन से, चुंबकन तीव्रता से। तो एक चुंबकीय निकाय के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए हमें सिर्फ ये चेंज करना है कि प्रेशर को हम मैग्नेटिक फील्ड से चेंज कर देंगे विद नेगेटिव साइन, और वॉल्यूम को मैग्नेटाइजेशन चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता से। आगे देखिए, यही बात बताई गई है यहाँ आपके लिए नोट्स के रूप में रिटर्न में लिखी गई है कि एक सामान्य उष्मागतिक निकाय की भांति व्यवहार करता है चुंबकीय निकाय। जिस प्रकार उष्मागतिक निकाय के व्यवहार को चरों P, V, T, S से व्यक्त किया जाता है, उसी प्रकार चुंबकीय निकाय के चरों में P की जगह हमारे पास आ गया -B, V की जगह आ गया I, T और S से व्याख्या कर सकते हैं, अर्थात P को -B से और V को चुंबकन तीव्रता I से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। उष्मागतिक निकाय उष्मागतिकी के थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन से, उष्मागतिकी का तीसरा मैक्सवेल इक्वेशन क्या है, डेल T बाई डेल P एट कांस्टेंट एंट्रोपी इक्वल टू डेल V बाई डेल S एट कांस्टेंट प्रेशर। अब हम यहाँ ऊपर नीचे T से मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो नीचे वाला T ds के साथ गुणा होके dq बन गया उष्मागतिकी के द्वितीय नियम से, Tds इक्वल टू dq। तो हमारे पास इसके लिए क्या आ गया, T से जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो T इंटू डेल V बाई डेल Q एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, इक्वेशन नंबर 3। तो इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं डेल T बाई डेल B। अब डेल B कहाँ से आ गया, ये उष्मागतिक निकाय के लिए होता है। हमें चुंबकीय निकाय का अध्ययन करना है तो हमने P को किसे रिप्लेस कर दिया, -B से। माइनस का चिन्ह आएगा जिसको हमने दूसरी दिशा में ट्रांसफर कर दिया, ये -T, V की जगह I आ गया, डेल I बाई डेल Q एट कांस्टेंट, P की जगह फिर B, कांस्टेंट प्रेशर यहाँ रखते हैं, यहाँ हमारे पास है चुंबकीय क्षेत्र, -T, यहाँ हमने डेल T से ऊपर नीचे गुणा कर लिया और 2 पार्ट कर दिए, इसको डेल I बाई डेल Q की जगह लिख लिया, डेल I बाई डेल T इंटू डेल T बाई डेल Q एट कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, दिस इक्वल टू -T डेल I बाई डेल TB। इनको दोनों पार्ट को अलग अलग कर लिया और इसको हम बटे में ले गए नीचे, और नीचे बटे में ले जाने से ये व्युत्क्रम बन गया इसका, डेल Q बाई डेल T कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ये इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र पर नियत ताप पर, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र पर इकाई ताप पर दी गई ऊष्मा क्या होगी, एकांक ताप वर्धि के लिए दी गई ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा होगी। तो इसको हम विशिष्ट ऊष्मा के रूप में लिखें, कैसे, यदि स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में स्थित पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा प्रति इकाई द्रव्यमान Cb है तो एकांक आयतन के लिए dCb हो जाएगी। इस बात को समझिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में स्थित पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा प्रति इकाई द्रव्यमान, विशिष्ट ऊष्मा प्रति इकाई द्रव्यमान Cb है। इकाई द्रव्यमान की विशिष्ट ऊष्मा कितनी है, Cb है, तो m द्रव्यमान की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होगी, mCb। इकाई द्रव्यमान की विशिष्ट ऊष्मा Cb, ये जो है ये Cb बनाता है, ये स्थिर आयतन पे विशिष्ट ऊष्मा है, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र पे। आयतन को हमने रिप्लेस किया है B से,
V को I से, और यहाँ हम चुंबकीय क्षेत्र ले रहे हैं। तो स्थिर चुंबकीय क्षेत्र पर ये विशिष्ट ऊष्मा है। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? किसी पदार्थ का ताप, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा। यहाँ हम कह रहे हैं कि स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में स्थित पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा इकाई द्रव्यमान के लिए Cp है। अब इकाई द्रव्यमान के लिए Cp है तो m द्रव्यमान के लिए कितनी होगी? mCp। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एकांक आयतन के लिए लेनी है। अब एकांक आयतन के लिए लेंगे तो इसमें V का भाग देंगे, V का भाग देंगे, लेकिन द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान होता है आयतन गुणा घनत्व है, V इंटू डी। तो V से V कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचा? D इंटू Cp, इसलिए ये dCp आया है। अब ये बात आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर बता दूं कि एकांक द्रव्यमान की विशिष्ट ऊष्मा Cp है तो m द्रव्यमान की कितनी होगी? m इंटू Cp। तो एकांक आयतन की कितनी होगी? mCp बटे v। तो द्रव्यमान को हम आयतन गुना घनत्व कहें तो v से v कट के ये आ गई dCp, जहाँ d घनत्व है। इसलिए वापस इसमें मान रखें हम तो डेल टी बाई डेल बी एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी इक्वल टू माइनस टी, ये वाली टर्म सेम है डेल आई बाई डेल टी बी, और इसका हमने मान रख दिया डी सी बी बटे में, तो ये बटे में आ गया डी सी बी, इक्वेशन नंबर 7। अब क्यूरी के नियम से, क्यूरी का नियम क्या कहता है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति काई है वो परम ताप के उत्क्रामनुपाती होती है, काई बराबर सी बाई टी। लेकिन काई का मान ये भी तो लिख सकते हैं, काई बराबर होता है आई बटे एच, काई बराबर आई बटे एच, जहाँ आई चुंबकन तीव्रता और एच चुंबकन क्षेत्र। यहाँ हम म्यू जीरो का ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं, तो ये तो म्यू जीरो आई रह गया, ये म्यू जीरो एच क्या बन गया? बी बन गया। बी बराबर म्यू जीरो एच होता है चुंबकीय क्षेत्र, तो हमारे पास काई बराबर आ गया म्यू जीरो आई बटे बी, यही हमने लिखा है यहाँ। तो काई बराबर सी बाई टी इक्वल टू म्यू जीरो आई बटे बी। यहाँ से हमने आई का मान निकाल लिया बी सी बटे म्यू जीरो टी, बी सी बटे म्यू जीरो टी। वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमने आई का मान निकाला, आई बराबर बी सी बटे म्यू जीरो टी, इक्वेशन नंबर 8। समीकरण 8 का टी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, क्यों कर रहे हैं अवकलन हम? क्योंकि हमें डेल आई बाई डेल टी चाहिए इस समीकरण में, ये डेल आई बाई डेल टी चाहिए, इसलिए हम आई का अवकलन कर रहे हैं। आई का अवकलन करेंगे 1/t का तो -1/t स्क्वायर होगा, तो बी सी बटे म्यू जीरो टी स्क्वायर, ये आ गया। ये मान हम वापस रख दें समीकरण 7 में, तो अपने पास क्या आया? यहाँ से -t बटे डी सी बी, माइनस ये भी है और ये वाला माइनस प्लस हो गया, तो t बाई डी सी बी, बी सी बटे म्यू जीरो टी स्क्वायर, बी सी बटे म्यू जीरो टी स्क्वायर। यहाँ हमने b बाई टी स्क्वायर रख लिया है केवल, और बाकी सारे को एक और कांस्टेंट मान लिया a, इसको हमने एक कांस्टेंट मान लिया। हमारे पास a बराबर क्या आया? t से एक पावर कैंसिल हो गई, तो हमने b बटे टी तो ये रख लिया, और बाकी सारा कांस्टेंट आ गया किसके बराबर? c बटे म्यू जीरो डी सी बी, c बटे म्यू जीरो और डी सी भी हमारे पास ये है। तो यहाँ हमारे पास a बराबर क्या आ जाएगा? a बराबर क्या माना हमने? a बराबर हमने मान लिया c बटे म्यू जीरो टी, तो ये c बटे म्यू जीरो डी अपने पास a हो गया, और हमारे पास आ गया a b बटे सी बी इंटू टी, इक्वेशन नंबर 10। अब देखिए a बराबर हमारे पास हो गया c बटे म्यू जीरो डी। अब हम इस समीकरण में दोबारा देखिए, यहाँ हम ये जो हमारा समीकरण है इसमें t को इधर ले जाएं, समाकलन के लायक इस समीकरण को बनाएं हम, तो हमारे पास क्या हो गया? t इंटू डेल्टा टी। चरों को अलग अलग कर लें हम, एक तरफ t ले जाएं एक तरफ b ले जाएं, तो t डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी डी बी बटे सी बी। देखिए हमने चरों को अलग अलग कर लिया, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, दोनों साइड अलग अलग कर लिए हमने। टी डेल्टा टी बराबर ए बाई सी बी इंटू बी डेल्टा बी। ये बात समझ में आ गई होगी आपको इस समीकरण से।
वापस एक बार देखिए, हमारे पास डेल टी बाई डेल बी कांस्टेंट एंट्रोपी बराबर आया ए बी बटे सी बी टी। हम टी को इस साइड में लेंगे और इस डेल्टा बी को इस साइड में लेंगे, तो टी डेल्टा टी बराबर ए बी बटे सी बी इंटू डेल्टा बी। तो यह आ गया हमारे पास टी डेल्टा टी बराबर ए बी डेल्टा बी बटे सी बी। तो दोष बी चुंबकन में जब चुंबकीय क्षेत्र बी का मान अचानक शून्य किया जाता है तो माना पदार्थ का ताप T1 से घट के T2 हो जाता है। अतः इस समीकरण 11 का समाकलन हम करें इस लिमिट्स के अंतर्गत। क्या लिमिट होंगी? ताप की लिमिट होगी T1 से T2, ताप घटकर T1 से T2 हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र B से घट के 0 हो जाता है, एकदम हटा लेते हैं हम B से घट के 0, तो हमारे पास क्या आई लिमिट T dt T1 से T2 A बाई सी बी कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया, B टू 0 B डेल्टा B। यहाँ से हमने समाकलन किया T dt का 1/2 T स्क्वायर, लिमिट उतारेंगे T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, A बाई सी बी बाहर आ गया। यहाँ 1/2 B स्क्वायर, 1/2 से 1/2 दोनों साइड कैंसिल हो गया। पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस का चिन्ह आएगा, तो T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर बराबर माइनस ए बी स्क्वायर बाई सी बी। सो T2 स्क्वायर बराबर T1 स्क्वायर का ट्रांसफर कर लिया, तो T1 स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बाई सी बी। T1 स्क्वायर को कॉमन ले लिया दोनों में हमने, तो 1 माइनस ए बी स्क्वायर बटे सी बी और बटे में T1 स्क्वायर कॉमन लेने के कारण वर्गमूल ले लिया दोनों साइड, तो T2 बराबर T1 कोष्टक 1 माइनस ए अपॉन सी बी बी बाई T1 का होल स्क्वायर पूरे का वर्गमूल। यहाँ से जब वर्गमूल लेंगे T1 हो गया, ये 1 माइनस ए बाई सी बी बी बटे टी का होल स्क्वायर कर दिया हमने और पूरे की पावर हाफ। अब यहाँ से देखिए T1 प्रारंभिक ताप था लवण का, T2 अंतिम ताप जो लवण का हमें प्राप्त हुआ वो। ए एक कांस्टेंट है, सी बी स्थिर चुंबकीय क्षेत्र पर इकाई आयतन विशिष्ट ऊष्मा है, बी आरोपित चुंबकीय क्षेत्र है, T1 लवण का प्रारंभिक ताप है। ये समीकरण कुछ बातें स्पष्ट करता है। क्या कहता है कि जितना अधिक आरोपित चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा, जितना अधिक चुंबकीय क्षेत्र जितना ज़्यादा लगाएंगे, देखो यहाँ जितना बी का मान अधिक होगा, ये राशि 1 माइनस में है, बी का मान जितना ज़्यादा होगा उतना इस पोर्शन का मान ज़्यादा होगा, तो 1 माइनस में है, इसका मान कम हो जाएगा, तो टी का मान घटेगा। यानी जितना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे उतना ही हमें न्यून ताप प्राप्त होगा, अंतिम ताप उतना ही हमें कम प्राप्त होगा। तो जितना आरोपित चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा या जितना कम प्रारंभिक ताप होगा, जितना कम प्रारंभिक, ये T1 जितना कम होगा उतना ही इस पोर्शन का मान ज़्यादा होगा, जितना इसका ज़्यादा होगा 1 में से उतना ही घटाएंगे तो T2 का मान उतना ही ज़्यादा होगा। ये राशि माइनस में है, इस पोर्शन का मान जितना बढ़ेगा उतना T2 का मान कम होगा। इसका मान बढ़ने के लिए दो बातें हैं, या तो B बढ़े यानी चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा से ज़्यादा हो, या T1 कम हो यानी प्रारंभिक ताप न्यून हो। तो ये दोनों कंडीशन हैं अंतिम ताप न्यून से न्यून प्राप्त करने के लिए। आरोपित चुंबकीय क्षेत्र अधिक से अधिक हो और प्रारंभिक ताप जो है वो न्यून से न्यून हो। तो ये दो कंडीशन होती हैं अधिकतम शीतलन प्राप्त करने के लिए। अब हम अंतिम चरण में हैं। ए और सी जो दोनों क्यूरी नियतांक हैं उनकी विमा और देख लें, हम उनके मात्रक देख लें। सी का मात्रक तो केल्विन होता है, ये कहाँ से आया? काई बराबर होता है सी बटे टी, और चूंकि काई जो है वो विमाहीन होता है, काई का कोई मात्रक नहीं होता, तो सी का मात्रक भी टी ही होता है, ताकि टी से टी कैंसिल होकर ये विमाहीन हमें मिले। तो सी जो क्यूरी नियतांक है इसका मात्रक तो केल्विन होता है। ए का मात्रक हम समीकरण 11 से निकालें। कैसे निकालेंगे? ए बराबर अपने पास यहाँ से क्या आया, टी इंटू सी बी और बटे बी और डेल्टा टी बाई डेल्टा बी। समीकरण 11 से पक्षांतरण करने पे हमें ये मिला, टी केल्विन में, डेल्टा टी भी केल्विन में, तो केल्विन स्क्वायर हो गया। बी और डेल्टा बी दोनों का टेस्ला, तो नीचे टेस्ला स्क्वायर हो गया। बच गया सी बी। सी बी क्या है?
विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 1 पावर केल्विन की कट गई तो अपने पास मात्रक एक आया, जूल केल्विन प्रति किलोग्राम टेस्ला स्क्वायर। जूल केल्विन प्रति किलोग्राम टेस्ला स्क्वायर। और प्रिय विद्यार्थियों, मैं ये सोचता हूँ कि ये टॉपिक आपको निश्चित रूप से अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा। इस टॉपिक को बार बार पूछा गया है एग्जाम में, तो आने के पूरे चांसेस हैं। आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार देखिए। 2 बार आप इस वीडियो को लगातार देख लेंगे, मैं सोचता हूँ कि कुछ भी नहीं बचेगा और ये टॉपिक आपको हमेशा के लिए बड़े अच्छे से याद हो जाएगा। देखते रहिए चैनल, और आपको यदि अच्छा लगता है प्रयास, आपको चीज़ें समझ में आती हैं, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी नया वीडियो आए उसको आप सबसे पहले देख पाए। थैंक यू, धन्यवाद।